नमस्कार, आप देख रहे थे भूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की यूसीसी बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लगाई मुहर। सीएम धामी ने जताई खुशी, बताया देश के लिए ऐतिहासिक। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने भी खोले पत्ते। 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। क्या पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर आसान होगी कांग्रेस की राह? राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रधानाचार्य पद के लिए सीधी भर्ती का विरोध, प्रमोशन के जरिए खाली पदों को भरने की मांग। और चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा परिवहन विभाग। इस बार भी बनेंगे तीर्थ यात्रियों के ग्रीन कार्ड। ऑनलाइन आवेदन के लिए बनाया जाएगा मोबाइल ऐप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की यूसीसी को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा से पास यूसीसी बिल पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रपति की मुहर के बाद धामी सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है ये रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी। राष्ट्रपति की मुहर के बाद यूसीसी लागू। धामी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धामी सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी लागू करने का जो वादा जनता से किया था, उस पर अब राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। धामी सरकार के द्वारा विधानसभा में इस बिल को जहां पास किया गया था, तो वहीं राज्यपाल के बाद अब राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति की मुहर के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए एक विवाह की अनिवार्यता होगी, तो वहीं लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले महिला पुरुष को रजिस्ट्रेशन की भी अनिवार्यता होगी। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार होगा, तो वहीं शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 साल सभी धर्म के लिए अनिवार्य होगी। यूसीसी पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद बीजेपी आज के दिन को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बता रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर यूसीसी को लेकर खुशी जाहिर की है कि हमारा राज्य उत्तराखंड देश के अंदर पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में यूसीसी को लागू किया है। और हम अपने मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने 2022 के चुनाव से पहले जो उत्तराखंड की जनता से वादा किया था, उस वादे को उन्होंने आज पूरा किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जहां पहले समान नागरिक संहिता को लेकर कई सवाल सरकार पर उठा रहे थे, तो वहीं अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समान नागरिक संहिता में जिन प्रावधानों को किया गया है, वो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही आदेश के रूप में लागू करवाए गए हैं। इसीलिए यूसीसी का कोई ज्यादा प्रभाव आम जनता पर नहीं पड़ने वाला। देखिए, कुछ नहीं है, पोलराइजेशन ऑफ वोट की बीजेपी की कोशिश है। यूसीसी का कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है। यूसीसी में वैसे भी जो चीज़ें लाई गई हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुकी। चाहे बेटियों का अधिकार है, चाहे वो दूसरी शादी की बात है, चाहे वो ट्रिपल तलाक है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है, में सुप्रीम कोर्ट के पहले ही निर्देश सारे आ चुके हैं और इसमें नया कुछ नहीं, इसलिए कोई उत्साह नहीं है और इसका मुझे लगता नहीं कोई व्यापक असर जनता में पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले जहां उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी लागू करने का वादा आम जनता से किया था, तो वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने इसे लागू कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी को होता है। उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलते हुए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस के ये उम्मीदवार चुनावों में विरोधियों को कितनी टक्कर दे पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने खोले पत्ते। 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान। ये चेहरे क्या कांग्रेस की राह करेंगे आसान? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने पत्ते खोलते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।
पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पौड़ी से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है, तो वहीं टिहरी से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने 2 बार मसूरी से विधायक रह चुके जोत सिंह गुनसोला पर विश्वास जताया है। तो वहीं तीसरी सीट अल्मोड़ा से पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल पर फिर पेच फंसता दिख रहा है, लेकिन 3 सीटों पर कांग्रेस ने जिन चेहरों पर विश्वास जताया है, सवाल है कि आखिर किन कारणों से पार्टी ने उन पर ही दांव खेला है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इन तीनों उम्मीदवारों को टिकट देने के पीछे पार्टी का क्या पैमाना रहा और वो कौन सा पैरामीटर है जिस पर ये चेहरे फिट बैठे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट गणेश गोदियाल। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में गणेश गोदियाल सक्रिय रहे, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर वो मुखर रहे हैं। हरीश रावत के करीबी रहे हैं गणेश गोदियाल। 2019 में गणेश गोदियाल टिकट के दावेदार थे, लेकिन मनीष खंडूड़ी को पार्टी ने टिकट दे दिया। 2024 में मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस को अलविदा कहा तो गोदियाल की राह आसान हो गई। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल की छवि अच्छी रही, नेताओं कार्यकर्ताओं से अच्छे संबंध रहे उनके। गढ़वाल सीट पर गोदियाल की सक्रियता इस सीट से टिकट फाइनल कर गई। राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 2002 में पौड़ी के थलीसैंण विधानसभा से वो विधायक बने। 2012 में श्रीनगर विधानसभा से विधायक बने। 2021 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। 2023 में कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ हाईकमान तक ये बात पहुंचाई कि पौड़ी से लोकसभा का टिकट मुझे मिले, और साथ में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं इस विश्वास के लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। टिहरी लोकसभा सीट जोत सिंह गुनसोला। जोत सिंह 2 बार के विधायक रहे। पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा, स्वच्छ छवि, जाति समीकरण ने टिकट दिलाने में भूमिका अदा की। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं जोत सिंह गुनसोला। इस सीट से 2019 में प्रीतम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इस बार प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। पार्टी को दमदार उम्मीदवार की तलाश थी। गुनसोला ने टिकट के लिए दावेदारी की थी। कोई दूसरा दावेदार न होने के कारण भी गुनसोला को मौका मिला। राज्य गठन के बाद मसूरी से पहले विधायक चुने गए गुनसोला सत्ता विरोधी लहर के बावजूद लगातार दूसरी बार साल 2007 में वो विधायक बने। हाईकमान का निर्णय, प्रदेश का नेतृत्व का निर्णय, उस प्रक्रिया में लगे हुए सभी लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को जो है टिहरी लोकसभा से जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं टिहरी की लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं एक सेवक के रूप में, मैं राजा महाराजा के रूप में नहीं, बल्कि मैं एक सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जो हूँ उनका प्रतिनिधित्व करूँगा। अल्मोड़ा लोकसभा सीट प्रदीप टम्टा। क्षेत्र में सक्रियता, सरल व्यवहार और हरीश रावत से नजदीकी का लाभ उन्हें मिला। अल्मोड़ा से चौथी बार प्रदीप टम्टा को टिकट मिला। आरक्षित सीट पर कांग्रेस के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं है। पहली बार साल 2009 में प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा से जीत हासिल की। 2014 और 2019 में हार का सामना उन्हें करना पड़ा। 2016 में वो राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस बार अल्मोड़ा सीट पर पार्टी को उम्मीदवार चुनने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। पार्टी के सर्वे में प्रदीप टम्टा के साथ यशपाल आर्य को प्रबल दावेदार माना गया, लेकिन प्रदीप टम्टा पर पार्टी ने भरोसा जताया। सोमेश्वर से विधायक रह चुके हैं टम्टा। प्रत्याशी उतारे हैं तो कुछ उम्मीद से ही उतारे होंगे, और मैं खुश हूँ कि अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे टिहरी से भी जो जोत सिंह जी हैं उनकी काफ़ी स्वच्छ छवि है और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है और लोगों में खासा उत्साह उनको लेकर है, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी तरीके का, तो एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे है। गणेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं और पार्टी की सर्वे में भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स वहाँ से आए हैं और मुझे खुशी है कि एक मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा हम चाह रहे थे कि बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ें, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने चुनाव
में उतर कर कांग्रेस की जो बात थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में अजय टम्टा जी को लेकर काफ़ी नाराज़गी लोगों में है, यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी है। प्रदीप टम्टा जी को लोग इंटेलेक्ट के रूप में देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से अगर वहाँ मेहनत करेंगे तो प्रदीप टम्टा जी भी बेहतर रिजल्ट देंगे। काफी मशक्कत और बैठकों का दौर चलने के बाद फाइनली कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों का चयन किया। कई समीकरणों को साधते हुए पार्टी ने इन 3 चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल देखना होगा कि ये तीनों कांग्रेस की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या फिर नहीं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरने से पीछे हट गए थे, इसलिए पार्टी ने दूसरे नंबर के चॉइस के नेताओं को टिकट दिया। मोदीमय माहौल में कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। मोदीमय माहौल बना हुआ है, भाजपामय माहौल बना हुआ है, तो विपक्षी दलों के पास जो नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, उन्होंने जब चुनाव लड़ने से मना किया, वही परिदृश्य आज उत्तराखंड के अंदर है। जो यहाँ पर कांग्रेस जिनको प्रत्याशी बनाना चाहते थे उनके द्वारा मना कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पहले ही हार स्वीकार कर ली गई है और सेकंड चॉइस के जो उनके नेता थे उनको टिकट दिया गया। तो निश्चित रूप से परिणाम भी सबके सामने। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा विधायक बंशीधर भगत ने 15 करोड़ के विकासशील कार्यों का शिलान्यास किया। इस कार्य में कालाडूंगी, हल्द्वानी, काठगोदाम, चोरगलिया, सितारगंज और बिचटी मार्ग पर चौड़ीकरण के साथ ही लालठांड पुलिया का भी चौड़ीकरण किया जाना है। बीजेपी विधायक का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का लाभ जनता को मिलेगा। इस मौके पर निवर्तमान मेयर जोगेंद्र रोतेला भी मौजूद रहे। आज कालाडूंगी विधानसभा में जो प्रस्ताव भेजे थे हमने और मेयर साहब ने, जो आवश्यक काम थे उनमें लगभग 15 करोड़ के कार्य, 8 कार्य उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज कर रहे हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको ये 15 करोड़ की राशि हमारे आग्रह पर, मेयर साहब के आग्रह पर दी है। तो हम आज इन 8 कामों का शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं और ये करीब लगभग 1500-1550 करोड़। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग द्वारा तैयार कैलेंडर का अनावरण किया। अभी हाल ही में हुई कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को वार्षिक कार्य कैलेंडर जारी करने के निर्देश भी दिए थे, जिसके तहत ये कैलेंडर जारी किया गया है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है किसानों को समय पर बीज मिले, समय पर पौध मिले। इसके लिए एनुअल वर्क कैलेंडर हमने आज जारी किया है, जो पंचायत स्तर तक जिसको हम पहुंचाएंगे अपने अधिकारियों के माध्यम से, और जिसके माध्यम से किसान समय पर बीज, किसान को समय पर बीज मिलेगा, पौध मिलेगी। और जो हमारा धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में वाला जो 25 साल का होगा, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, हनी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य होंगे। उधर हल्द्वानी पहुंची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने बनभूलपुरा इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर 8 फरवरी को ही हिंसक घटना का जायजा लेने के साथ ही जानकारी ली। वहीं घायल हुई महिला पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि उन्होंने हिंसा का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन को ठहराया, साथ ही उपद्रवियों की निंदा भी की है। क्या यहाँ परेशानियाँ हैं उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ आए और यहाँ बहुत सारे लोगों से हम मिले थे। एक बात जो हमें लगा कि यहाँ की जो प्रशासन है, प्रशासन का जो कदम था उस दिन, जो उन्होंने जिस तरह, जब ये कोर्ट के अधीन जब केस चल रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ बुलडोज कर लिया था। हमें लगता है कि ये गलत था और अगर कम्युनिटी को विश्वास में लेकर करते तो शायद ये घटना अवॉइड हो सकता था। उत्तराखंड के इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के खाली पदों पर सीधी भर्ती को लेकर राजकीय शिक्षक संगठन विरोध कर रहा है। संगठन ने प्रधानाचार्य के 100% पद प्रमोशन से ही भरने की मांग की है। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में प्रमोशन के जरिए ही प्रधानाचार्य के पद भरे जाते थे, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव किया और 50% पद सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिया। सीधी भर्ती में शिक्षक ही शामिल होंगे।
सरकार द्वारा जो माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद सीधी भर्ती की जा रही है, राजकीय शिक्षक संघ उसका विरोध करता है। अब विरोध क्यों करता है, मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि जो पदोन्नति की जो 100% पदोन्नति थी, राजकीय शिक्षक संगठन ने लंबी लड़ाई के बाद उसे प्राप्त किया और आज यह दुर्भाग्य है कि बिना संगठन और शिक्षकों को विश्वास में लिए हुए एक तरफा निर्णय विभाग शासन सरकार द्वारा किया गया और केवल 3% लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह नियमावली बनाई गई। देखिए, विभाग और बहुत स्पष्ट है माननीय मंत्री जी की बैठक हुई इस संबंध में और सभी लोग इस बात पे सहमत थे कि जो शिक्षण कार्य है विद्यालय में, वो चाहे गुणवत्ता हो या प्रबंधन हो या हमारा जो बजट आता है उसके खर्च की बात हो, जब तक प्रिंसिपल वहाँ नहीं रहेंगे उसमें दिक्कतें आती हैं। काम तो होते हैं लेकिन गुणवत्ता युक्त नहीं होते। तो फिर चूँकि सीनियरिटी लिस्ट का डिस्प्यूट चल रहा है, उस वजह से पदोन्नतियाँ नहीं हो पा रही थी, तो ये रास्ता निकाला गया कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाए और उस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो प्रतिभागी होंगे उसके कुछ मानक तय किए गए और उसके आधार पर हम लोग जो वर्तमान में शिक्षक कार्यरत हैं उन्हीं में से प्रधानाचार्य के पद पे पदोन्नत करेंगे। मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर परिवहन विभाग भी पर्यटकों के आवागमन को लेकर तैयारी में जुट गया है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सन्नत कुमार सिंह ने कहा कि पिछली चारधाम यात्रा की तरह इस बार भी ग्रीन कार्ड की व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर यात्रा के लिए ट्रिप कार्ड बनाया जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उस आवेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल ऐप बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रीन कार्ड गत वर्ष भी हमने चारधाम यात्रा के प्रारंभ से 1 माह पूर्व बनाना शुरू कर दिया था। इस बार भी लगभग वही स्थिति रहेगी। उसमें 2-4 दिन का अंतर जनरल इलेक्शन की वजह से हो सकता है। तो एक बार जब डेट्स आ जाती हैं, इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो हम लोग डेट फिक्स कर देंगे कि ग्रीन कार्ड कब से मिलना शुरू हो जाएगा। कोशिश होगी कि ग्रीन कार्ड यात्रा से पूर्व स्थानीय सारी गाड़ियाँ बना चुकें। ग्रीन कार्ड के अलावा प्रत्येक ट्रिप के लिए ट्रिप कार्ड लेना होता है। ट्रिप कार्ड को भी हमने ऑनलाइन कर दिया था लास्ट ईयर से ही, इस बार भी ऑनलाइन रहेगा। उसमें सुविधा बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है कि एक मोबाइल ऐप भी बन जाए। उत्तराखंड 23 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पौड़ी जिले का एक गांव जहां सड़क नहीं है, पथरीले रास्ते से किस तरह 2 बहनों को अपनी बूढ़ी दादी को डॉक्टर तक ले जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, इसकी हकीकत उन्होंने कैमरे में कैद कर सरकार से सड़क बनाने की गुहार लगाई है। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। कैसे आ रही है हमें पता नहीं। दादी हम ही नहीं चल पा रहे, तो वो कैसे चल पाएंगे आप लोग बताइए। हम ही नहीं जा पा रहे इस रास्ते पे। देखो आप ही लोग बताइए, क्या इंसाफी है सरकार की, क्या इंसाफी है। ये तस्वीरें हैं पौड़ी जिले के विकास खंड जयहरी खाल में पड़ने वाले कट्टू गांव की। यहाँ के लोग सड़क की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ सड़क न होने के कारण किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसी की हकीकत दिखाने की कोशिश इन 2 बहनों ने इस वीडियो के जरिए की है। इन रास्ता निर्भर हुए से हम कड़ी परेशान हुई, सरकार कुछ भी नहीं करूँ इन्हें दिखो ये उप मध्य रोड बनी, ये ऊपर वाली रोड बन रही है, पर हमारी रोड तो बनाई नहीं इन्होंने। ये कैसे चल नहीं पा रही है, कैसे बैठी है ये। यहाँ पे रोड का इतना बुरा हाल हो रखा है कि क्या बताएं हम। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 बहनें पथरीले रास्ते से अपनी बीमार दादी को अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल तक चली। इस दौरान उनकी बीमार दादी कई बार उबड़-खाबड़ रास्ते पर गिर भी गयी। दादी कैसे आ रही है हमें पता नहीं। दादी गिरते ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। ये देखिए आप लोग भी देखिए, इन्होंने कितनी बेरहमी तरीके से रोड का नाश कर रखा है। ये 75 वर्ष की महिला बुजुर्ग औरत है, ये उनको लाते हुए कैसे ला रही है। देखो आप ही लोग बताइए, क्या इंसाफी है सरकार की, क्या इंसाफी है। ये रोड की हालत देखिए इनको देखो पकड़, ये हमारी दादी है, इनको पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। अपनी दादी की इस दशा को देखने के बाद दोनों बहनों ने वीडियो बनाकर प्रदेश सरकार को गांव के हालात से रूबरू कराने की कोशिश की है। सड़क का मामला है रेतपुर का, और पहले हम दादी को पकड़ के लाए हैं, पकड़ के, और जो वहाँ की रोड है रणकोट की, उसका मलबा वहाँ आ रखा हमारी रोड पे। हम देवडाली के हैं और सतपुरी के बीच की रोड है।
इसलिए हमें समस्या हो रही है जाने में। अब दादी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम लेके कहाँ जाए, ना हमारे रहने का ठिकाना है ना कहीं। और शिकायत नहीं करी क्या PWD से? हमने कितनी बार शिकायत की, उन्होंने कोई वो की ही नहीं। ये महज एक गांव का हाल है। पहाड़ी क्षेत्रों में न जाने कितने ही ऐसे गांव हैं जो सड़क की अभाव से जूझ रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि इन दो बहनों की गुहार सरकार तक पहुंचे और जल्द इस गांव में सड़क की समस्या को दूर किया जाए। उधर गदरपुर में पिछले 23 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी विभागों का काम करने के बाद भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रही है। आज 23 दिनों से धरना चल रहा है, सरकार को सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं सुनाई देता बताइए? क्योंकि सरकार हमारे जो बच्चे हैं तो 9,000 रुपए में हमारे बच्चों को कैसे सही पोषण दे बताइए? कहीं सही पोषण, वो सरकार तो बोलते हैं, पुष्करधामी तो बोलता है कि सही पोषण दो अपने बच्चों को और सारे बच्चों को पोषण दो। अरे पोषण तो सारे बच्चों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं है? हम लोग ये आज 22-23 दिन हो गए धरने पर बैठे हैं सड़कों पर, और नारी शक्ति इतना मजबूत है कि हम लोग रो रहे हैं रोड के ऊपर। तो ना मोदी जी ना योगी जी कोई हमारी बातें सुन ही नहीं रही है। पता नहीं हम लोग इसके लिए क्या कर सके आगे। हमारी ये धरना जारी रहेंगे और हम लोग जो है कि जब तक नहीं होगा हमें भूख हड़ताल करना पड़े, पेड़ पर चढ़ना पड़े, कूदना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े हम करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर परिसर में होली महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि होली महोत्सव में मां नंदा सर्वदलीय समिति की महिलाओं ने लोक गायन के साथ खड़ी होली का आगाज भी किया है, जिसका लुत्फ प्रदेशी और विदेशी पर्यटकों ने भी उठाया है। आपको बता दें कि कुमाऊं में खड़ी होली पारंपरिक मानी जाती है। यहाँ की खड़ी होली की हर कोई तारीफ करता है। Well, I think the Holi festival is the marriage of Krishna, no? Is it right? Anyway, I'm very happy to be here and to participate in this traditional Holi festival. To see the culture here, full of color, dancing, singing, all women. I'm very happy to be here. होली हमारी एक संस्कृति है और इसीलिए हम इस अपनी संस्कृति को, इस विरासत को संभाल करके रखना चाहते हैं और कहीं न कहीं आज ये लोलुप्त होती हुई नजर आ रही है। तो हमारी संस्था के द्वारा हर वर्ष यहाँ पर 1 साल की खड़ी होली का आयोजन किया जाता है और काफ़ी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। आज आप देखिए कि विदेशी की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के इस रंग में सरोबार होकर के इस होली का आनंद इन्होंने लिया। वहीं लोहाघाट में पुलिस और वन विभाग की टीम ने वन तस्करों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से 49 देवदार की बल्लियां बरामद की है। जब चालक से दस्तावेज मांगे गए तो चालक नहीं दे पाए, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उन सभी लकड़ियों को वन विभाग ने बरामद कर लिया है। वन विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा वाहन आते हुए सख्त रूप से उसकी चेकिंग की गई तथा उसमें 49 देवदार की बल्लियां अवैध रूप से लाई जा रही थी। वाहन चालक के पास अवैध से संबंधित कोई भी वैध कागजात न होने पर वाहन तथा लकड़ी को जब्त कर रेंज कार्यालय परिसर में लाया गया तथा चालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की। लोहाघाट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवानी पसबोला ने बंदी गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान जेल में बंद बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता चाहने वाले बंदियों से उसके केस के बारे में जानकारी ली जाए पूरी तरह से। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश हैं, प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर जेल समीक्षा दिवस के अवसर पर एक शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि प्रत्येक कैदी से इंटरेक्ट करें, उनसे पूछें कहीं उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराएं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड की यूसीसी बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लगाई मुहर। सीएम धामी ने जताई खुशी, बताया देश के लिए ऐतिहासिक। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने भी खोले पत्ते, 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। क्या पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर आसान होगी कांग्रेस की राह? राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रधानाचार्य पद के लिए
सीधी भर्ती का विरोध, प्रमोशन के जरिए खाली पदों को भरने की मांग। और चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा परिवहन विभाग, इस बार भी बनेंगे तीर्थ यात्रियों के ग्रीन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन के लिए बनाया जाएगा मोबाइल ऐप।